So basically, when we start with what is language or speech, language is basically your ability to communicate. Okay? So as in इसके दो component होंगे. First, you need to understand what is being spoken and what is being written. क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है. First, you need to understand that. And the other part is that you should be able to express. You should be able to express what has been said and what has been written. So basically language, if we say it is our ability to understand spoken and printed words and to express ideas in speech or in writing, right? And most of the brain areas which are localized, which are concerned with your language are located near the sylvian sulcus. जो आपका lateral sulcus होता है, उसके around it is located. So that's why we also say ये जो भी एरियाज आपके लैंग्वेज में इन्वॉल्व आते हैं दे आर पेरिसिल्वियन एरियाज एंड दैट ऑल्सो इन कैटेगोरिकल हेमिस्फीयर. सो बेसिकली आपके वी हैव टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, वी हैव राइट एंड लेफ्ट. बोथ ऑफ देम दे आर नॉट इक्वल, राइट. उनमें थोड़ा सा एक सेरेब्रल एसिमेट्री है, स्पेशली व्हेन वी कम ऑन टू द लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट. सो वन हेमिस्फीयर which is specially categorized for language function, it is known as your dominant या categorical hemisphere. Earlier we used to say कि dominant or non-dominant hemisphere, but अब that dominant non-dominant has been replaced by your categorical or representational hemispheres. तो जो hemisphere it is specially concerned with your लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट, जिसमें आपके स्पेशली जो एरियाज होंगे लैंग्वेज के वो ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा एक्टिव है, दैट इज योर कैटेगोरिकल हेमिस्फीयर. एंड द अदर हेमिस्फीयर ऐसा नहीं है कि दूसरे हेमिस्फीयर का कोई काम नहीं है, उसके भी कुछ फंक्शंस रहते हैं, ठीक है. एंड यूजुअली इट इज मोर कंसर्न विद योर विजुअल स्पेशल रिलेशनशिप्स, तो दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर. तो इफ वी सी कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस of different hemispheres. So this categorical hemisphere, this is specifically concerned for your language, चाहे वो spoken form में हो या फिर वो written form में हो. And the other is mathematical skills. जो भी mathematics, arithmetic skills है या आपके scientific skills, वो आपके सब categorical hemisphere का function है. उसके सिवाय जो reasoning वाला aspect है, ठीक है, logic वाला aspect है, that is all concerned with your categorical hemisphere. वाइल जो रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे अभी मेरी बातें सुन रहे हो, राइट, और दूसरी चीज है कि वहां पे आप कुछ लिखा हुआ है आप वो देख पा रहे हो, राइट. बट द थिंग इज, अगर सपोजिंग कोई इमोशन जानना है, राइट, इफ यू आर लुकिंग एट मी एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग, राइट, बट इमोशनल कंटेंट किस टोन से बोला जा रहा है, क्या इमोशन है, वो वाला एस्पेक्ट दैट इज कंसर्न विद योर रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर. ठीक है, जैसे सरकाजम होता है, राइट, यू से समथिंग बट यू मीन समथिंग एल्स, राइट, सरकास्टिक चाहे ह्यूमर हो, राइट. तो बेसिकली अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर इज द वन जो वो सरकाजम समझने में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड जो वर्ड्स को इंटरप्रेट हेल्प करने में हेल्प करेगा, दैट इज योर कैटेगोरिकल हेमिस्फीयर. उसके सिवा रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर इज ऑल्सो कंसर्न विद योर विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन and your musical perception या फिर art awareness, ठीक. उसके सिवा attending to the left side of the body, that is all concerned with your representational hemispheres, right. And so अगर आपका categorical hemisphere damage हो सकता है, हो जाता है, तो that case में we get the lesions which are your aphasias, while for representational hemispheres the lesion which we get is your hemi-neglect, as in एक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है. हेमी नेग्लेक्ट में क्या होगा इज सब्जेक्ट जो है एक साइड ऑफ द बॉडी जो है उसको भूल ही जाएगा, राइट. जैसे अगर बाल बना रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही साइड में बाल बनाएगा, दूसरे साइड में नहीं बनाएगा, बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन दूसरा साइड, ठीक है. और जिस साइड को उसने नेग्लेक्ट किया, अगर उसमें कोई भी स्टिमुलस दोगे तो वो भी वो परसीव नहीं करेगा, ठीक है. पेनफुल स्टिमुलस हो या जो भी हो, इट दे वोंट परसीव. So basically hemi-neglect is that kind of situation जिसमें आप आधा part of the body you forget कि वो exist करता है, ठीक है. And then aprosodia is basically supposed to be the thing जो हम बोल रहे थे ना, emotional content in your face और voice, जो हम understand कर सकते हैं. अगर वो understand नहीं किया जाता है, ठीक है, that is known as your aprosodia. Then we have visual or perceptual defect, as in
व्हेन वी से कि अगर या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन वी हैड डन, तो लास्ट में उसमें वी हैड दैट कॉपीइंग ऑफ 2D इमेजेस, राइट, 2 पेंटागन्स थे विच वर इंटरसेक्टिंग. तो इफ सम पर्सन जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर का रीजन है, उसको ऐसा डायग्राम बनाने को दोगे, चाहे वो 2D हो या 3D हो, वो कॉपी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. या अगर आपका इसमें, अगर जैसे हम सीरियोग्नोसिस में करते थे, वी गिव अ ऑब्जेक्ट, आंख बंद करके आइडेंटिफाई करो क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एज सीरियोग्नोसिस भी होगा. एज इन पर्सन वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या दिया गया है. ही विल नो कि हाँ कुछ दिया है, बट दे वोंट नो कि क्या है. ठीक है. Now moving on to the next part, that is handedness. आप majority of our population is your right handed, 91% के आसपास, right? हम सब राइट हैंडेड ही है, कुछ ही लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं. तो यूजुअली 96% ऑफ द राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स, उसमें जो है ऑपोजिट हेमिस्फीयर, दैट इज लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट रहता है. ठीक है. वाइल 3 to 4% में ही आपका राइट हैंडेड का राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा. ठीक है. While for your left-handed individuals, हम यूजुअली ये सोचते हैं कि लेफ्ट हैंडेड होगा तो लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होना चाहिए, बट उसमें भी मेजॉरिटी लाइक 70% ऑफ द लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स, उनमें जो हेमिस्फीयर डोमिनेंट है या कैटेगोरिकल है, दैट इज योर लेफ्ट हेमिस्फीयर. जो बाकी का 30% है, उसमें 15% में देयर इज इक्वल डोमिनेंस ऑफ बोथ, एंड द नेक्स्ट जो बाकी का रेस्ट 15% है, उसमें आपका राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा. So the thing is कि even though अगर आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, मेजॉरिटी ऑफ अस, उनमें जो कैटेगोरिकल हेमिस्फीयर है, दैट इज योर लेफ्ट हेमिस्फीयर. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि आपका क्या क्या एरियाज हैं, राइट, ब्रेन में. सो द थिंग इज कि अगर हम स्पीच की बात करें तो वी हैव 2 एस्पेक्ट. एक है सेंसरी एस्पेक्ट, एक है मोटर एस्पेक्ट. सेंसरी एस्पेक्ट इज कि आपने स्लाइड में क्या देखा, ठीक है, या आपने क्या सुना, दैट इज द सेंसरी एस्पेक्ट. वाइल मोटर एस्पेक्ट इज आप अगर लिख रहे हो, अगर कॉपी डाउन कर रहे हो, या अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो मुझे, ठीक है, दैट विल बी द मोटर एस्पेक्ट. ठीक है. या तो आप मुंह से बोल रहे हो या फिर आप लिख रहे हो. ठीक. सो बेसिकली द एरियाज विच आर कंसर्न विद योर सेंसरी फंक्शन, ठीक है, सेंसरी स्पीच एरिया, जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे या रिप्लाई बनाने में हेल्प करेंगे, दीज आर 2. वी हैव वर्निकेज एरिया एंड वी हैव जेरेंस एरिया, राइट. फिर जो मोटर स्पीच एरिया है, वी हैव 2. वी हैव ब्रोकास एंड वी हैव एक्सनर्स एरिया. तो अगर आप देखो, जो आपका ये है ब्रोकास एरिया है, बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रंटल लोब में, राइट. ये वाला जो एरिया है, दस इंफीरियर फ्रंटल लोब या गायरस, वहां पे आपका ब्रोकास एरिया लोकेटेड होता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द दिस मोटर एरिया, राइट. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है उससे जस्ट फ्रंट में, इंफीरियर फ्रंटल गायरस पे वी हैव ब्रोकास एरिया. वाइल जो एक्सनस एरिया होता है, यहाँ मिडिल फ्रंटल गायरस में होता है. ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट होता है. देन वी कम ऑन टू द सेंसरी एरियाज. जो वर्निकेज एरिया है, ये होता है, ये आपका सुपीरियर टेम्पोरल लोब है, राइट. ये टेम्पोरल लोब है, उसमें सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है. तो आगे पे हमारा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया था, उसके जस्ट पीछे, ठीक है, वी हैव दिस वर्निकेज एरिया. ठीक. एंड जो आपका जेरेंस एरिया है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल. ठीक. इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, वहां पे आपका जेरेंस एरिया प्रेजेंट होता है. सो वर्निकेज एरिया बेसिकली इट इज लोकेटेड इन योर पोस्टीरियर एंड ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस in the categorical hemisphere, and it is usually concerned with the comprehension of the auditory and the visual information. क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे ऑडिटरी हो या विजुअल हो, ऑडिटरी कॉर्टेक्स यहाँ पे है, विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ पे, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है आपका इस वर्निकेज एरिया में जाएगा. ठीक है, सारी जगह से. और ये वर्निकेज एरिया उसे फर्दर अंडरस्टैंड करेगा जो भी इनपुट आ रहा है, एंड बेसिकली एक रिप्लाई फॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स कि क्या बोलना है. ठीक है. तो इट इज इसेंशियल फॉर द कॉम्प्रिहेंशन, रिकग्निशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज. फिर जेरेंस एरिया जो है, दैट इज एरिया नंबर 39. इट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल. ठीक है.
एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर गायरस. एंड दिस इज स्पेसिफिकली कंसर्न विद द रिटन लैंग्वेज, कि लिखा क्या जा रहा है. जैसे स्पोकन के लिए जो है, ठीक है, यूजुअली उसके लिए वर्निकेज होता है, बट रिटन के लिए जो हम वर्ड्स आप देख के कर रहे हैं, उसके लिए आपका परसेप्शन आपका इस एरिया में होता है. Next, we have the Broca's area, that is area number, Brodmann area number 44 and 45. This is present in the inferior frontal gyrus of the categorical hemisphere. Okay, and it forms detailed and coordinated pattern for vocalization. Next, we have the Exner's area, which is present in the middle frontal gyrus, again in the dominant hemisphere, categorical hemisphere, anterior to the motor cortex, and this processes information from the Broca's area into detailed coordinated patterns for appropriate movement of hand and fingers. So basically what is happening is Broca's area और Wernicke's area जो होते हैं usually connected होते हैं, ठीक है, by एक nerve tract which is known as arcuate fasciculus. अभी भी सुन लो, आगे साइड्स में लिखा है, ठीक है. तो जो भी आपके जो थॉट होंगे कि हमें क्या रिप्लाई करना है, वो आपका जाएगा Broca's area में via ये these arcuate fasciculus, right? And basically what it will do is, this Broca's area, it will form the pattern, कि motor pattern, as in, अगर मेरे को कुछ बोलना है, right, तो टंग को किसी तरीके से मूव करना है, vocal folds को किसी डायरेक्शन में रहना है, हार्ड पैलेट को किसी तरीके से रहना है, तो क्या चीज कैसे मूव करेगी, वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वाया Broca's area टू द मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है. फिर मोटर कॉर्टेक्स एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक. वाइल फॉर एक्सनर्स एरिया क्या हो रहा है, Broca's area जो है थोड़ा चीज है, ठीक है. Broca's area what it will do is, it will send the information to Exner's area, ठीक है. ये एक पैटर्न बनाया हमने. Exner's area उसको फर्दर डिटेल करेगा, फर्दर कोऑर्डिनेट करेगा, एंड बेसिकली कि हैंड मूवमेंट्स, ये राइटिंग के लिए है, ठीक है, Exner's area. तो हैंड मूवमेंट्स के लिए कि हैंड कैसे मूव करेंगे, फिंगर्स कैसे मूव करेंगे, और ये पैटर्न जाएगा आपका मोटर कॉर्टेक्स में, और मोटर कॉर्टेक्स फिर हैंड और फिंगर्स की मसल को इट विल सेंड द सिग्नल्स कि अच्छा ऐसे ऐसे मूव करना है. So when we come on to the mechanism of speech, communication, basically it can be of two types. We have spoken speech and we have written speech. कि क्या बोलना है, क्या लिखना है, right? So for spoken speech, first of all, अगर आपसे कुछ चीज बोली जा रही है, पहले आपका पूरा ऑडिटरी पाथवे जो है इंटैक्ट होना चाहिए, right? So to hear a spoken word, you need कि auditory pathway से आपका information सारे signals जाए आपका primary auditory area में, that is area number 41, ठीक है, जो superior temporal lobe में था. वहां से further processing होती है या understanding of the sounds, this occurs in the association areas, जो कि auditory association areas है. फिर finally वहां से आपके जो signals है वो जाएंगे आपका Wernicke's area पे, जहां पे basically further comprehension, इंटरप्रिटेशन एंड जनरेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इन रिस्पॉन्स विल occur, ठीक है, कि ये चीजें बोली गई हैं, हमें ऐसे ऐसे रिप्लाई देना है, ठीक है. ये Wernicke's एरिया में होगा. नेक्स्ट फिर Wernicke's एरिया से आर्कुएट फैसिकुलस के थ्रू सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन विल गो टू द Broca's एरिया, एंड दिस Broca's एरिया इट विल फॉर्म दैट डिटेल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड पैटर्न्स for vocalization, and these patterns will be sent to your motor cortex, that is area number 4, and this motor cortex will initiate the movements of the appropriate muscles. तो kind of signal का pathway ऐसा है कि information आपका auditory pathway से आया, कहाँ पे आया, auditory pathway से आपका primary auditory area पे, ठीक है. वहां से information गए Wernicke's area में. Wernicke's area में जो है ये बताया, ये हुआ कि हमें ये रिप्लाई देना है, वो इन्फॉर्मेशन गई वाया दीज आर्क्यूट फैसिकुलस, ये जो एरो है, ठीक है, टू योर Broca's एरिया. Broca's एरिया ने बोला अच्छा अगर हमें ये रिस्पॉन्स देना है तो हमें ऐसा पैटर्न रखना पड़ेगा, ठीक है, मसल्स का. तो दिस इंफॉर्मेशन वेंट टू योर मोटर कॉर्टेक्स, एंड मोटर कॉर्टेक्स ने अपना फर्दर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपका ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करवाई. So this was the pathway or mechanism for spoken language or spoken speech. Now for written speech, what is happening is कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और आप उसे कॉपी डाउन कर रहे हो. तो पहले you will see the words, ठीक, so it will be occurring in your
बेसिकली क्या चाहिए, इंटैक्ट विजुअल पाथवे चाहिए इसके लिए। तो जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं आप विजुअल पाथवे के थ्रू देखोगे वो आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, दैट इज एरिया नंबर 17। सिर्फ वहां से वर्ड्स जो है, जो भी रिटन वर्ड्स है, दे विल बी इंटरप्रिटेटेड इन योर विजुअल एसोसिएशन एरिया, दैट इज एरिया नंबर 18 एंड 19। एंड फर्दर जो भी एक्सप्रेस करना है राइटिंग के लिए, ठीक है, दिस विल अकर इन योर जेरेंस एरिया, जो हमने बोला था एंगुलर गायरस वाला एरिया 39 में, ठीक है। नाउ ये जो है ये आपका इंफॉर्मेशन भेजेगा टू द ब्रोकास एरिया, जो कि एक पैटर्न बनाएगा। देन दिस पैटर्न विल बी फर्दर डिटेल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन योर एक्सनर्स एरिया, एंड फाइनली एक्सनर्स एरिया से जो भी अप्रोप्रिएट मूवमेंट होनी है वो जाएगी टूवर्ड्स योर मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। इसका पाथवे थोड़ा अलग है कि आप जो भी चीज लिख रहे हो और कॉपी डाउन कर रहे हो वो कैसे जाएगी, दैट इज द रिटन स्पीच। उसके लिए विजुअल कॉर्टेक्स आपका सही होना चाहिए, विजुअल पाथवे पूरा सही होना चाहिए। पाथवे से कॉर्टेक्स जाएगा, कॉर्टेक्स से विजुअल एसोसिएशन एरिया में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर जेरेंस एरिया में एंगुलर गायरस एरिया के अंदर आपका ये इन्फॉर्मेशन जाएगी जहां पे कि एक्सप्रेस किया जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या लिखना है, फिर ये दिस थिंग विल गो टू योर ब्रोकास एरिया, जो ब्रोकास एरिया थोड़ा पैटर्न बनाएगा, एंड फाइनली इट विल गो टू एक्सनर्स एरिया, जो फर्दर डिटेलिंग करेगा कि हैंड मूवमेंट ऐसे ऐसे करवाना है, एंड देन इट विल गो टू योर मोटर कॉर्टेक्स। So now coming on to the next part, that is your speech disorders, right? So सबसे पहले we have dysarthria. So dysarthria is basically defect in the articulation of speech. As in इसमें जो higher mental functions है, that those are normal, ठीक है। आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, एज इन जो मोटर कॉर्टेक्स से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के लेवल या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मसल के लेवल, वहां पे डिफेक्ट है, ठीक है। तो यूजुअली इसमें जो होगा आपका कोई भी आप जो भी कॉर्टिको पिरामिडल या एक्स्ट्रा पिरामिडल जो भी ट्रैक लीशंस है, दीज कैन कॉज योर डिसआर्थ्रियास, ठीक है। तो बेसिकली Dysarthria is supposed to be your disorder of the articulation, and कोई भी पैरालिसिस अगर बॉडी में चल रही है, ठीक है, कोई भी लीजन हो रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल का या एक्स्ट्रा पिरामिडल का, तो दिस विल रिजल्ट इन योर डिसआर्थ्रिया। या मसल में दिक्कत है, ठीक है, फेशियल नर्व पैल्सी हो गई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन अफेक्ट योर आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है या पेशेंट है उसका जो इंटैक्ट है मेंटल स्टेटस या मेंटल फंक्शनिंग, और वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, एज इन वो समझ पा रहा है उससे क्या बोला जा रहा है। द ओनली इश्यू इज वो रिप्लाई भी ठीक से कर रहा है, बट आर्टिकुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से रिप्लाई प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर योर अफेजियाज। Aphasias are supposed to be the inability to understand or express spoken or written language in the absence of any mental confusion or motor deficit. यहाँ पे आपके जो मेन ट्रैक्स है पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल वो ठीक है, दिक्कत कहाँ है आपके पेरिसिल्वियन एरिया में, ठीक है। पेरिसिल्वियन एरिया या जो भी एरियाज कंसर्न विद लैंग्वेज है वहां पे दिक्कत है। तो मोटा मेजॉरिटी देयर आर 3 टाइप्स, वी हैव मोटर अफेसियाज, वी हैव सेंसरी अफेसियाज एंड वी हैव ग्लोबल अफेसियाज। सो मोटर अफेसियाज में बेसिकली लीशन इज अकरिंग मोटर, राइट। मोटर कंपोनेंट मेजर कौन सा है, ब्रोकास एरिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मोटर अफेसिया में वी हैव ब्रोकास एरिया का लीशन, एंड बेसिकली इस लीशन में व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपका अगर ब्रोकास एरिया है गया, ठीक है, वर्निकेस तो ठीक है ना इंडिविजुअल का, तो अगर आप कुछ भी बोलोगे तो कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, प्रिजर्व होगा, राइट। सो इन दिस अफेसिया व्हाट इज हैपनिंग इज योर कॉम्प्रिहेंशन इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। एंड इसमें क्या दिक्कत आएगी, आर्टिकुलेशन में, राइट। तो दिस रिपीटेशन और जो आर्टिकुलेशन वाला एस्पेक्ट है, दैट इज द वन which is impaired. So in motor aphasia the lesion is occurring in the Broca's area, ठीक है, and in this Broca's area जो आपका comprehension वाला aspect है वो preserve होगा, but जो articulation या fluency वो वाला aspect है या repetition वाला aspect है वो impaired रहेगा। While in sensory aphasia what is happening is sensory as in Wernicke's area का lesion है, ठीक है। Wernicke's area is the one which is getting impaired, वहां पे लीश डैमेज हुआ, एंड आपका अब कॉम्प्रिहेंशन चला जाएगा, ठीक है। तो द सब्जेक्ट इज नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग कि क्या बोला गया है। इसमें अगर आप रिपीटेशन वाला टेस्ट करोगे कि मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ उसको रिपीट करो, तो ऑब्वियसली अगर समझ नहीं आया तो वो बोल भी नहीं पाएगा,
तो दैट इज बीइंग इम्पेयर्ड. अगर कन्फ्रंटेशनल नेमिंग है, आप कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हो, ठीक है, जो हम करवाते थे, इसका नाम ये क्या है, जो 3 ऑब्जेक्ट क्या दिखाते थे, राइट, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में, तो दे हैव टू नेम देम, राइट, तो दैट इज ऑल्सो इम्पेयर्ड. वाइल ग्लोबल अफेजिया में व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपका लार्ज लीशन है पेरिसिल्वियन एरिया में, आपका ब्रोकास एरिया भी अफेक्ट हो गया, आपका वर्निकेस एरिया भी अफेक्ट हो गया, राइट, दोनों एरिया अफेक्ट हो गए, ठीक, तो कॉम्प्रिहेंशन वो भी चला जाएगा, राइट, इट विल बी इम्पेयर्ड. बाद में जो रेपिटेशन है दैट विल ऑल्सो बी इम्पेयर्ड. अगर हम नेमिंग वाला एस्पेक्ट पूछे तो दैट विल ऑल्सो बी इम्पेयर्ड. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली फ्लुएंसी. तो आपको क्या लगता है, ब्रोकास एरिया अगर किसी का लीशन है, ठीक है, मोटर अफेजिया है, फ्लुएंसी होगी? बच्चे प्लीज बी केयरफुल विद दैट यार, ठीक है. सो दिस ये इन मोटर अफेजिया डू यू थिंक द स्पीच विल बी फ्लुएंट? नहीं होगा, राइट, क्योंकि अब क्या प्रॉब्लम है, मोटर कंपोनेंट ही इज द वन की पैटर्न ही नहीं जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली द स्पीच विल बी नॉन फ्लुएंट. यूजुअली क्या होगा, अगर आप सब्जेक्ट से कोई सवाल पूछोगे, ठीक है, उसे समझ तो आ जाएगा. जैसे मैंने पूछा कि आप अभी किस दिक्कत से आए या आप कैसे आए, ठीक है, यहाँ पे कैसे पहुंचे, तो द सब्जेक्ट कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या पूछा है, ठीक है. बट जब वो वर्ड्स आर्टिकुलेट करेगा, रिस्पॉन्स उसको सोच के जब वर्ड्स आर्टिकुलेट करेगा तो उसको काफी जोर लगेगा बोलने में, ठीक है, और एक वो नहीं होगा जैसे वो कहेगी कार, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड बोला उसने, ठीक है, पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं किया, ठीक. तो बेसिकली दिस इज अ नॉन फ्लुएंट टाइप ऑफ अफेजिया. सेंसरी अफेजिया इज सपोज टू बी फ्लुएंट, ठीक है. सब्जेक्ट का ब्रोकास, ठीक है, वर्न केस में दिक्कत है, तो आप अगर कोई भी सवाल पूछोगे, मैं पूछा अगर आप यहाँ कैसे आए, ठीक है, सब्जेक्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि मैंने क्या पूछा, ठीक है, बट सब्जेक्ट को ये तो पता है मैंने कुछ पूछा, राइट, तो ही हैज टू रिप्लाई. तो सपोजिंग ही सेड कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, ठीक है, इस अब ऑब्वियसली फ्लुएंट था, ठीक है, और लोगोरिया इज सपोज टू बी एक्सेसिव फ्लुएंसी, कुछ ज्यादा ही फ्लुएंट है कि वो अच्छा क्या है, उसे पूरा ऐसे बोल दिया कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, मैं यहाँ पे कार से आया हूँ, कुछ भी, और वो लाइन बोलता गया, तो दैट विल बी लोगोरिया, ठीक है, एक्सेसिव स्पीच, ठीक है. ग्लोबल अफेजिया में क्या हो रहा है, आपका वर्निकेस ब्रोकास दोनों गए हैं, तो ऑब्वियसली फ्लुएंसी इज इम्पेयर्ड, ठीक, कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं है, फ्लुएंट भी नहीं है, रेपिटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अदर फीचर्स क्या होता है ब्रोकास में आपको दिखता है, या मोटर अफेजिया में वी सी ए ग्रामेटिज्म. ए ग्रामेटिज्म इज ग्रामर नहीं है, राइट, और एज एन अगर रिप्लाई दे रहा है, जैसे मैंने पूछा था आप कैसे आए, तो उसने बोला कार, ठीक है, अब उसने कार बोला है, आगे के पीछे कुछ नहीं बोला है, कार आए, ठीक, ऐसे बोल दिया, तो इसमें अब ग्रामर नहीं है, तो दैट इज ए ग्रामेटिज्म. अगर ऐसे सब्जेक्ट को आप कुछ पढ़ने के लिए बोलोगे, ठीक है, या लिखने के लिए बोलोगे, ऑब्वियसली इट विल बी इम्पेयर्ड, तो वो पुअर है, राइट. इन वर्निकेस एरिया के रीजन में सेंसरी अफेजिया में वी हैव पैराफेजिया. पैराफेजिया इज सपोज टू बी, अब जो सिमिलर वर्ड्स है उसको मिक्स कर दोगे, एज एन सब्जेक्ट इज रीडिंग इट इज ही इज सेइंग समथिंग, ठीक है, कि जैसे कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, मुझे बहुत जगह लाल बत्ती मिली, ठीक है, तो जो लाल बत्ती की जगह ही सेड पेड़, ठीक है, रास्ते में मुझे बहुत पेड़ मिले. सपोजिंग जैसे अगर उसे सन कहना है, सन की जगह वो डॉटर बोल रहा है, ठीक है, उसे दैट बोलना है, उसकी जगह वो हैट बोल रहा है, तो दैट इज योर पैराफेजिया. देन नियोलॉगिज्म. नियोलॉगिज्म इज नए वर्ड्स कॉइन कर दिए, ठीक है, उसे वर्ड याद नहीं आ रहे थे, कुछ नया वर्ड बना दिया जिसका कुछ है ही नहीं, मतलब मीनिंग उसके हिसाब से, अगर ये माउस है, राइट, इसको माउस ना बोल के उसने कुछ और ही नया कोई वर्ड बता दिया, ठीक है, मुझे बोल दिया, ठीक है. देन वी हैव एम्प्टी स्पीच. एम्प्टी स्पीच का मतलब इज कि रेलेवेंट नहीं है स्पीच, ठीक है, he is saying a lot of things, बहुत जल्दी he is saying a lot of things, but उसका कोई significance नहीं है, उसका कोई meaning नहीं है, तो that becomes an empty speech. जो पूछा जा रहा है वो जवाब नहीं मिल रहा है, but उसके सिवा पता नहीं फलाना ढमकाना कुछ भी जवाब मिल रहा है, that is empty speech. Then obviously अगर ऐसे subject को अगर आप read करने को कुछ बोलोगे, तो reading is also impaired, ठीक है, because वो understanding वाला part नहीं है. Now
सो अफेजियाज आर सपोज टू बी और बेसिकली यहाँ पे लीशन क्या है आपका, वो पेरिफेरल एरिया, राइट, लैंग्वेज के जो एरियाज है वहां पे लीशन है, बाकी सारा कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं है, कोई मोटर डेफिसिट नहीं है. So that's why there is inability to understand or express spoken or written language. मोटे we have three types. We have motor, we have sensory and we have global aphasia. मोटर ब्रोकास एरिया के लीशन में होता है, उसके हिसाब से क्या होगा, ब्रोकास एरिया गया है तो पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न नहीं बनेगा तो आपका व्हाट विल हैपन इज कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो नहीं रहेगी, नॉन फ्लुएंट हो जाएगी, राइट, और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन इज प्रिजर्व, सब्जेक्ट कैन अंडरस्टैंड बट ही कांट फ्लुएंटली रिप्लाई. ठीक है, तो इसमें बेसिकली रेपिटेशन, अगर सेंटेंस बोलने को बोला गया है तो वो नहीं हो पाएगा, कुछ चीज का नाम बोलने को बोला है तो इतना फ्लुएंटली नहीं हो पाता, तो इट कैन बी सेड कि इट इज इम्पेयर्ड. नेक्स्ट इसका ए ग्रामेटिज्म एज एन ग्रामर लैकिंग है, ठीक है, रिप्लाई में, और रीडिंग और राइटिंग पुअर है. नेक्स्ट वी हैव सेंसरी अफेजिया, इसमें बेसिकली लीशन आपका वर्निकेस के लेवल पे है. ठीक है, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन जो है दैट इज बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन इज इम्पेयर्ड. ठीक, इसमें ऑब्वियसली रेपिटेशन इज ऑल्सो इम्पेयर्ड क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है, और नेमिंग भी इम्पेयर है. फ्लुएंटली लेकिन रिप्लाईज बहुत फ्लुएंटली आ रहा है. ठीक है, फ्लुएंसी बहुत है, एक्सेसिव है, तो दैट इज लोगोरिया. इसमें क्या हो रहा है, सिमिलर वर्ड्स को कंफ्यूज किया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई वी से पैराफ्रेजिया. नए वर्ड्स बना दिए जा रहे हैं, दैट इज नियोलॉगिज्म. एंड देन वी हैव एम्प्टी स्पीच, बिकॉज एम्प्टी इन द वे की रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, एंड रीडिंग इज ऑल्सो डिस्टर्ब. फिर दिस ग्लोबल अफेजिया में बेसिकली आपका दोनों एरियाज चले गए, लार्ज पेरिसेल्वियन एरिया के एरिया में डैमेज हो गया. इसमें सब कुछ इम्पेयर्ड है, सब, फ्लुएंसी भी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं है, रेपिटेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, now coming on to one type of agnosia, that is prosopagnosia, that is your inability to recognize faces. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, आप अपने बैचमेट्स को सबको जानते हो, शक्ल से जानते हो, अगर किसी का नाम भी बोला जाए आपको शक्ल याद आ जाएगी. इन सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, अगर ये किसी के साथ सालों भी रहे हैं, ठीक है, उनको वो चेहरे से नहीं जानते होंगे. सपोजिंग आपके फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रोसोपैग्नोसिया. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप अपनी मम्मी का चेहरा नहीं याद कर पाओगे. ठीक है, आपको याद ही नहीं, अगर कहीं मार्केट प्लेस में आपको आपकी मम्मी बगल से निकलती हुई भी जाए, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये आपकी मॉम. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है इज, अगर ऐसे सब्जेक्ट को, जैसे अगर बोलो, ठीक है, कि आप ड्राइंग बनाओ, ठीक है, सामने आपकी मॉम है, उनकी आप ड्राइंग बनाओ, तो आप ऐसे सब्जेक्ट फीचर्स सारे बना देंगे. ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी कर देंगे. ठीक है, इमेज को, जो भी फेस है एग्जैक्ट जैसी आंखें है बना देंगे, जैसा नोज है बना देंगे, मुंह है बना देंगे. रिकॉल एज इन रिप्रोड्यूस तो कर देंगे, बट द इश्यू इज मेंटल पिक्चर नहीं बनती है, सारे फीचर्स जुड़ के नहीं बनते. तो यूजुअली ऐसे लोग क्या करते हैं, द वे दे काउंटर एक्ट इज, किसी का भी मैनरिज्म होता है ना, चाहे चलने का ढंग हो या हंसने का ढंग हो या किसी की कोई स्मेल हो, जो परफ्यूम यूज करता है, वो लोगों को ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, दे रिकॉग्नाइज देम वाया अदर थिंग्स जो ऑटोमेटिक उनके रिस्पॉन्सेज है. कई लोग इस तरीके से हंसते हैं, कई लोग बाल बार बार फेरते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलना, उनका वॉइस का टोन, उनका जो स्मेल है परफ्यूम का, वो इससे रिकॉग्नाइज करते हैं, फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो यूजुअली लीजन का होता है ये अंडर साइड ऑफ द ब्रेन में, जो आपका ऑसिपिटल और टेम्पोरल एरिया है. ठीक है, दैट इज यहाँ पे लीजन होगा. ठीक है, बोथ ऑसिपिटल लोब्स along with the ventromedial surfaces of the temporal lobe, यहाँ पे लीजन होता है. एंड यूजुअली ये जो है नॉन डोमिनेंट हैंड जो हेमिस्फेयर है, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर, उसके लीजन. वैसे तो एरियाज दोनों उसमें हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट यूजुअली ज्यादा प्राइमरी जो फेस रिकॉग्निशन के लिए एरिया है, दैट इज ऑन योर रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर, जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर. ठीक है, सो दैट्स इट. सो मोटा मोटा what you need to do is कि sensory areas हमारे we have two, we have gerunds and we have Wernicke's, जो main आपका comprehension और आपका reply formation के लिए जो words है वो बना रहे हैं. ठीक है, then gerunds area especially for the written language के perception के लिए.
Then we have motor speech area जो कि है ब्रोकास, एंड वी हैव एक्सनर्स. जो ब्रोकास है वो आपका आर्टिकुलेशन के लिए होगा, जो एक्सनर्स है आपका लिखने के लिए होगा. ठीक है, तो अगर हम पाथवे की बात करें तो स्पोकन लैंग्वेज के लिए ऑडिटरी पाथवे, हमने कुछ सुना, इंफॉर्मेशन गई प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स. ठीक है, वहां से गया सब कुछ कहाँ पे, ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज में प्रोसेसिंग के लिए. उसके बाद फर्दर गया आपका वर्निकेज एरिया में. वर्निकेज एरिया ने बताया कि हाँ ये पूछा गया, हम ये रिप्लाई करेंगे. ठीक है, अब ये चीज गई आर्क्वेड फैसिकुलस के थ्रू टूवर्ड्स योर ब्रोकास एरिया. एंड देन ब्रोकास एरिया ने क्या किया, अब बोला अच्छा ऐसे ऐसे मसल मूव करानी है वोकलाइजेशन के लिए. उसने फिर ये इन्फॉर्मेशन भेजी, पैटर्न भेजा मोटर कॉर्टेक्स में. मोटर कॉर्टेक्स ने भेज दिया अपना स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और सारा मूवमेंट करवाया. रिटन स्पीच के लिए व्हाट इज हैपनिंग, हमने कोई वर्ड देखे, विजुअल पाथवे के थ्रू इंटैक्ट होना चाहिए प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से फर्दर प्रोसेसिंग हुई आपकी विजुअल एसोसिएशन एरिया से. वहां पे गया आपका जेरेंस एरिया, एरिया 39. वहां से आपका गया ब्रोकास, थोड़ा पैटर्न बना. ब्रोकास से जाता है एक्सनर्स. ठीक है, एक्सनर्स में फर्दर डिटेलिंग होगी, हैंड मूवमेंट कैसे होगा क्या होगा, वो पैटर्न जाएगा मोटर कॉर्टेक्स में. डिसआर्थरिया इज आपका डिफेक्ट इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच. यहाँ पे जो हायर फंक्शंस एज एन कॉर्टेक्स के लेवल पे जो एरियाज है लैंग्वेज के एरियाज वो नॉर्मल है. ठीक है, दिक्कत दूसरी जगह पे है. वाइल अफेजिया में लैंग्वेज के एरियाज में प्रॉब्लम है, मोटर सब नॉर्मल है, मोटर डेफिसिट नहीं है. ठीक है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड के सारे ट्रैक्स है डिसेंडिंग ट्रैक्स, दे आर नॉर्मल. ठीक है, सो 3 टाइम मोटर, सेंसरी, ग्लोबल. मोटा बस ये याद कर लो, मोटर एज एन ब्रोकास एरिया. ठीक है, सेंसरी एज एन वर्निकेज, ग्लोबल एज एन लार्ज, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक, एंड प्रोसोपेग्नोसिया इज स्पेसिफिकली फॉर inability to recognize faces. So that's it for today.